लेकर के है। सो यूसीपी 600 किस चीज से रिलेटेड है? सो यूसीपी 600, दीज आर द रूल्स which regulate those letter of credit which allow UCP to be used। किसी भी एलसी के ऊपर यूसीपी अपने आप एप्लीकेबल नहीं बनता। यूसीपी एप्लीकेबल बनता है जब एलसी के अंदर लिख दिया जाए दैट एलसी विल बी रेगुलेटेड बाय यूसीपी। और यूसीपी को बनाने वाली संस्था है आईसीसी पेरिस, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वर्ल्ड ओवर यूसीपी को यूज किया जाता है एलसी की ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। तो हमारी केस स्टडी में फर्स्ट हम गिवन इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। ABC एक्सपोर्ट्स प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट टू रॉयल बैंक फॉर नेगोशिएशन। बैंक रेज्ड फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस। ABC एक्सपोर्ट्स ने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जो उसकी फेवर में एलसी इशू हुआ था और प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट किए गए रॉयल बैंक फॉर नेगोशिएशन के लिए। तो पहला तो क्वेश्चन, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस के ऊपर आए, इस केस में रॉयल बैंक को हम कौन सा बैंक कहेंगे? रॉयल बैंक को हम कौन सा बैंक कहेंगे? सो कौन सा बैंक कहा जाएगा रॉयल बैंक को? ओपनिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, कौन सा बैंक कहा जाएगा रॉयल बैंक को? रॉयल बैंक विल बी नोन एज सो इसको कहेंगे हम नॉमिनेटेड बैंक। रॉयल बैंक कहलवाएगा नॉमिनेटेड बैंक, इसको नॉमिनेटेड बैंक कहेंगे। सो नॉमिनेटेड बैंक को हम नेगोशिएटिंग बैंक भी कहते हैं। सो दिस बैंक इज कॉल्ड नॉमिनेटेड बैंक। इसी को हम नेगोशिएटिंग बैंक भी कहते हैं। वो बैंक जिसने डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर एक्सपोर्टर को पेमेंट करना है। चलिए, एबीसी एक्सपोर्ट्स ने ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए फॉर नेगोशिएशन, यानी पेमेंट देने के लिए। किसको प्रेजेंट किए? रॉयल बैंक को। एलसी इशू करने वाला बैंक कोई और होगा, और रॉयल बैंक ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए, और इन ऑब्जेक्शंस को हमें एग्जामिन करना होगा यूसीपी 600 की लाइट में कि क्या ये ऑब्जेक्शंस रॉयल बैंक जो ऑब्जर्व कर रहा है या उसने रेज किए हैं, क्या ये ऑब्जेक्शंस एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्शंस हैं, या कि वहां लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला हमारे पास आ गया, ABC did not convey acceptance of amendment of LC carried 3 days back. However, documents are according to amended provisions. इस LC के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था 3 दिन पहले, जिसके लिए ABC ने कंफर्मेशन भेजना था, एक्सेप्टेंस भेजनी थी, लेकिन ABC ने ऐसा नहीं किया। ऑन द अदर हैंड जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए वो अमेंडेड प्रोविजंस के मुताबिक प्रेजेंट किए गए। तो ये पहला ऑब्जेक्शन है ABC के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो इसमें क्या कहेगा यूसीपी, ये हमें रिप्लाई देना होगा। दूसरा ऑब्जेक्शन, अभी वो रिप्लाई आपने नहीं देना है, अभी आपने केवल सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना है या नोट कर लेना है। प्रेजेंटेशन टाइम अकॉर्डिंग टू एलसी वाज 11 मार्च, लेकिन 11 मार्च एक हॉलीडे है। डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए 12 मार्च को। तो रॉयल बैंक कहता है कि ये आपने गलत किया, ये उसने दूसरा ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। तीसरा ऑब्जेक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट बट इट इज अटैच्ड। और ये सर्टिफिकेट बताता है कि 2 कार्टन्स की पैकिंग में डिफेक्ट है। सो एलसी में सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन एबीसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन साथ में लगा दिया, और सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन में लिखा हुआ है कि जो पैकिंग है 2 कार्टन्स में पैकिंग का डिफेक्ट पाया गया। एक ऑब्जेक्शन और लगाया गया, LC requires that bill of lading should be marked clean on board, but it is not mentioned on the bill of lading. LC के अंदर लिखा हुआ था कि बिल को मार्क किया जाए क्लीन ऑन बोर्ड, लेकिन ऐसा बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर लिखा नहीं गया। इसकी लाइट में आपने एग्जामिन करना है कि यूसीपी 600 के मुताबिक
आर्टिकल नंबर साथ में बताना है कि ये जो ऑब्जेक्शन लगाए गए ये सही लगाए गए या गलत लगाए गए। तो एक एक करके इन ऑब्जेक्शंस को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑब्जेक्शन के ऊपर चलते हैं। ऑब्जेक्शन आपके सामने है, इसकी लाइट में आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्शन सही है या गलत है और यूसीपी 600 के वो कौन से प्रावधान है। यस, एनी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। 1 नंबर क्वेश्चन के लिए कोई भी आपके माइंड में आंसर है तो यस वी कैन राइट आवर आंसर। ये ऑब्जेक्शन सही है या ये ऑब्जेक्शन सही नहीं है और कौन सा आर्टिकल है यूसीपी 600 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर हमें प्रोवाइड करना है। एनी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने यूसीपी पढ़ा है तो फिर कोई समस्या नहीं। ऑब्जेक्शन इज राइट, कैन नॉट डू अमेंडमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ नेगोशिएटिंग बैंक। यस, और आंसर्स क्या क्या है मैं वेट कर रहा हूं। ऑब्जेक्शन इज करेक्ट, ऑब्जेक्शन इज रॉन्ग, ऑब्जेक्शन इज रॉन्ग। रॉन्ग है तो कौन सा आर्टिकल है ये भी बता दीजिए, और राइट है तो कौन सा आर्टिकल है वो भी साथ में अगर बताएंगे तो ऑथेंटिक हो जाएगा। यस, मैं वेट कर रहा हूं आंसर्स के लिए। ऑब्जेक्शन इज रॉन्ग, इट इज ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज अमेंडेड एलसी इफ नॉट मेंशन्ड। राइट ऑब्जेक्शन, रॉन्ग रॉन्ग। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर कहता है कि जो जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 10 वो क्या कहता है। चलिए आर्टिकल नंबर 10 में क्या प्रावधान देख लेंगे हम। यूसीपी का आर्टिकल नंबर 10 है, वो कहता है इफ बेनिफिशियरी नॉट गिवन एक्सेप्टेंस, अगर बेनिफिशियरी एक्सेप्टेंस नहीं देता बट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू अमेंडेड प्रोविजंस देन इट विल बी एक्सेप्टेड, इट विल बी डीम्ड दैट एलसी अमेंडमेंट हैज बीन फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो एलसी हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो अगर आर्टिकल 10 में के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी अगर एक्सेप्टेंस नहीं देता और डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस प्रेजेंट हो गए हैं तो ये मान लिया जाएगा कि एलसी अमेंड हो गया है जिसको बेनिफिशियरी ने एक्सेप्ट कर लिया फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो अब इस लाइट में आप आंसर क्या कर देंगे। विल यू लाइक टू चेंज योर आंसर नाउ, क्या कहना चाह देंगे। ये जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है ये ऑब्जेक्शन सही है कि इसको खारिज कर देंगे, इट विल बी डिसमिस्ड अकॉर्डिंग टू यूसीपी 600 और इट विल बी अपहेल्ड। सो व्हाट विल बी योर आंसर नाउ। यूसीपी को लेके बराबर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बराबर केस स्टडीज पूछी गई हैं। यस, व्हाट डू यू थिंक नाउ। सो बैंक का जो ऑब्जेक्शन है वो गलत है। सो बैंक ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि भाई आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। सो एबीसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है इसीलिए मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। तो रॉयल बैंक ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आर्टिकल 10 कहता है कि भाई आप यहां पे गलत हैं। इसको तो मान लिया जाएगा कि उसने उन प्रोविजंस को एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2। प्रेजेंटेशन टाइम अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट वाज 11th मार्च और 11th मार्च हैपन टू बी ए हॉलीडे। डॉक्यूमेंट उसने प्रेजेंट किए 12th मार्च को और बैंक कहता भाई मैं तो पैसे नहीं दूंगा बिकॉज आपने डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किए हैं सो द प्रेजेंटेशन इज लेट। अब यूसीपी इसके बारे में क्या कहता है ये आप बताने वाले हैं। यस, आई वेट फॉर योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यूसीपी का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके बेसिस के ऊपर आप आंसर दे रहे हैं कि रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। तो आपने आर्टिकल का नंबर भी साथ में बताना है, यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए मान लिया ऑब्जेक्शन रॉन्ग है लेकिन कौन से आर्टिकल के मुताबिक रॉन्ग है ये। अगर क्वेश्चन ये लिखा होता कि बैंक ने ये किया और बैंक का ऑब्जेक्शन रॉन्ग है और आपसे एग्जामिनर पूछता क्या बताइए कि किस आर्टिकल के मुताबिक रॉन्ग है तो हमारा आंसर क्या होता।
तो दो आंसर आए हैं, आर्टिकल 6, आर्टिकल 14। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है यूसीपी का। आर्टिकल 29, इफ एक्सपायरी डेट इज ए हॉलीडे, अगर एक्सपायरी डेट हॉलीडे हो तो डेट शैल गेट एक्सटेंडेड टू फर्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डे। तो अगर 11 मार्च हॉलीडे है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 ये डेट ऑटोमेटिकली 12 मार्च बन जाएगा। और 12 मार्च अगर छुट्टी होता तो क्या होता, अगर 12 मार्च हॉलीडे होता तो क्या होता, तो फिर ये 13 मार्च डेट हो जाता। सो आर्टिकल 29 के ये प्रोविजंस हैं। आई होप वी आर क्लियर सो फार। यहां तक हम एकदम क्लियर हैं, जो कुछ भी हमने देखा डिस्कस किया। कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी केस स्टडी से बेहतर कहीं पे भी नहीं होता। तो या तो कंसेप्ट की क्लैरिटी को केस स्टडी क्लियर करते हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। जो रीडिंग पार्ट है वो हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए जो हमें मार्क्स दिलवाती है तो उसके लिए हमें केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन इस समय हमारे पास केस स्टडीज या प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन वॉज नॉट रिक्वायर्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को भी साथ में डाल दिया है। और ये सर्टिफिकेट बताता है कि 2 कार्टन्स ऐसे थे या ऐसे हैं जिनमें पैकिंग डिफेक्ट है। अब आपको बताना है बैंक का ये ऑब्जेक्शन करेक्ट बनता है कि करेक्ट नहीं बनता, और वो भी आर्टिकल के साथ बताना है। कोशिश करिए whether this objection is correct or it is not correct and which is the article number. सो किस आर्टिकल के अनुसार जो डिसीजन होगा, ऑब्जेक्शन होगा, वो सही है कि गलत है। सो मरांडी कहते हैं आर्टिकल 10, नॉन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। रॉन्ग आर्टिकल 14। तो फ्रेंड्स यहां पे आर्टिकल काम करता है नंबर 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ लिया जाए। एज पर आर्टिकल 14, documents which are not required according to letter of credit will be disregarded and returned to the presenter. So instead of raising this objection, बैंक को क्या करना चाहिए था, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन था इसे डॉक्यूमेंट के साथ डी अटैच करके वापस दे देना चाहिए था एबीसी को। यानी रॉयल बैंक का ये ऑब्जेक्शन भी गलत ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि आर्टिकल 14 की जानकारी उस ऑफिसर को नहीं होगी जिस ऑफिसर ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया। सो समटाइम बैंकों में ऐसा हो जाता है। सो वी पोस्ट स्टाफ जो एक्सपर्ट नहीं होते उन पर्टिकुलर एरियाज को लेकर के, तो इस प्रकार की सिचुएशंस अराइज होती है और बैंक के लिए एम्बैरेसिंग पोजीशन बनती है। चलिए अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर। सो 4th क्वेश्चन क्या कहता है, एलसी में लिखा हुआ है that bill of lading should be marked clean on board। ये मार्किंग होनी चाहिए बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर, लेकिन ये मार्किंग बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर नहीं किया गया है। तो आपको बताना होगा ये ऑब्जेक्शन सही है या गलत है और कौन सा वो आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, objection is wrong, objection is right. So यहाँ पे कोई लॉजिक तो नहीं चलेगा, लॉजिक विल नॉट वर्क, ओनली what is written in the article, so that will matter. Question number 4। चलिए देख लेते हैं क्या प्रोविजन है यूसीपी के अंदर। सो यूसीपी का आर्टिकल नंबर 27 है,
और आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन क्लीन ऑन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इवन इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ये कहता है, वो कहता है अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर ये लिखा जाए कि क्लीन ऑन बोर्ड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तो भी ये मैंडेटरी नहीं है। तो दैट मीन ये 4 के 4 ऑब्जेक्शंस जो रॉयल बैंक ऑफिसर्स ने लगाए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्शंस गलत हैं। तो आई होप इस केस स्टडी को लेकर के यूसीपी के बारे में आपको कई चीजों के बारे में क्लैरिटी आई होगी, और अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइल करके दिखा दीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। सो आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट यूसीपी आफ्टर दिस केस स्टडी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। Yes, anyone having any question? Anyone having any question? Okay, fine. There is no question. आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि अगर एक्सेप्टेंस नहीं दिया लेकिन डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू रिवीजन प्रोवाइड किए गए हैं तो मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है। सो दैट इज द प्रोविजन ऑफ दिस। सर मैकमिलन में सब आर्टिकल मेंशन्ड नहीं, कहां से मिलेंगे? कुलदीप कुमार, ये आर्टिकल्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना डॉक्यूमेंट को, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम जब आप इसके बारे में चिंता करें। यूसीपी के सभी आर्टिकल को गो थ्रू करना होगा। स्नेहा जोशी, इस समय आपके पास टाइम नहीं है कि आप कुछ भी नया करें। इस समय आपका फोकस रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए और एमसीक्यूज के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट डिटेल, सो सीआरएम को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन को लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास है, अकॉर्डिंग टू बेसल कमेटी BCBS देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर सीआरएम। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के लिए 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच को हम कहते हैं सिंपल अप्रोच, दूसरी अप्रोच कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका आंसर देना है आपने, ऑप्शन आपको नहीं दी जाएंगी। मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन कहां से मिलेगा? हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल है वो। पिछले सालों के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमारे पास कलेक्ट हम कर पाए, हमारी ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन में मिल जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट विल बी आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन? तो एक है उसके अंदर सिंपल अप्रोच, दूसरी अप्रोच कौन सी है? सो दूसरी अप्रोच है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। सो सेकंड अप्रोच इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। दूसरा क्वेश्चन, फॉर सीआरएम क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन इंडिया में हम किस अप्रोच को यूज कर रहे हैं? दैट इज सेकंड क्वेश्चन। विच अप्रोच वी आर यूजिंग इन इंडिया? इंडिया में हम किस अप्रोच को यूज कर रहे हैं? किस अप्रोच को यूज कर रहे हैं? फ्रेंड्स आपका एग्जाम है आई थिंक संडे को, एंड आई थिंक इट हैपेंस टू बी 4th of December। 4th December में मॉर्निंग में 5 AM से हम एक मैराथन सेशन करेंगे जिसमें हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिए। तो आप में इसको कई प्रकार की हेल्प मिल सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 2, हम कौन सी अप्रोच यूज करते हैं इंडिया के अंदर फॉर सीआरएम? तो सीआरएम के लिए हम अप्रोच यूज करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को, सिंपल अप्रोच को नहीं। वी मेक यूज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिंपल अप्रोच ऑफ सीआरएम
what is the floor for collateralized security for CRM to offset against credit risk weight? तो क्वेश्चन ये कहता है कि सिंपल अप्रोच के मुताबिक जो हम कोलैटरलाइज्ड सिक्योरिटी लेते हैं तो मिनिमम कितना है ऑफसेट करने के लिए क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स को. व्हाट इज फ्लोर फॉर कोलैटरलाइज्ड सिक्योरिटी फॉर CRM पर्पस टू ऑफसेट अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क वेट. क्रेडिट रिस्क वेट को कम करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए हम कोलैटरल वैल्यू कितनी लेते हैं. तो ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू सिंपल अप्रोच. सिंपल अप्रोच के मुताबिक हम ये कितना लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ध्यान रखना ये MCQs नहीं है. सो दिस इज 20%, फ्लोर उसका 20% है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अप टू व्हाट एक्सटेंट कोलैटरल ऑफसेट्स रिस्क वेट. कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में कितनी हद तक, कितने एक्सटेंट तक कोलैटरल ऑफसेट करती है रिस्क वेट को. यानी सिंपल के अंदर तो 20 का फ्लोर है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में मैक्सिमम कितना एक्सटेंट है. क्वेश्चन नंबर 4. तो अगर आपने डीप स्टडी की हुई है तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपने डीप स्टडी नहीं की है तो फिर आपको डिफिकल्ट लगेगा. सो इट इज एलिजिबल फुल वैल्यू ऑफ द कोलैटरल. तो कोलैटरल की फुल वैल्यू तक एलिजिबिलिटी बनती है. तो कोलैटरल की फुल वैल्यू में कई प्रकार के हेयर कट हैं. उन हेयर कट के बाद जो भी वैल्यू बनेगी उतनी एक्सटेंट तक रिस्क वेट को हम रिड्यूस कर देंगे. इफ बोरोर हैज 2 और मोर लोन अकाउंट्स, कोलैटरल ऑफ एसेट इज अवेलेबल फॉर. अगर बोरोर के पास 2 या 2 से ज्यादा लोन अकाउंट्स हैं, एक नहीं, तो जो कोलैटरल ऑफसेट करेगी वो ऑल लोन्स के लिए होगी या अकाउंट टू अकाउंट बेसिस होगी. ऑल लोन्स के लिए कॉमन होगी, जैसे हमारा जनरल लियन होता है, या कि बेसल का रूल कहता है कि नहीं भाई वो तो अकाउंट टू अकाउंट बेसिस होगी, वो तो पर्टिकुलर लियन बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. सो 5 का 1, 5 का 2, 2, 2. तो ये रहेगी अकाउंट टू अकाउंट, यानी जनरल ईयर हमारा नहीं अवेलेबल होगा, हमारा स्पेसिफिक लियन या पर्टिकुलर लियन इसके अंदर अवेलेबल होगा. इन CRM द टर्म हेयर कट स्टैंड्स फॉर. क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के अंदर, बेसल कमेटी के अंदर हम हेयर कट वर्ड को यूज करते हैं. तो ये हेयर कट वर्ड का मीनिंग क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सो दैट इज द क्वेश्चन. तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये? सो ये रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी की वैल्यू में डिमोनेशन हो जाना. डिमोनेशन मीन्स कमी हो जाना. अगर सिक्योरिटी की वैल्यू लेट अस से 100 है, लेकिन सिक्योरिटी की असल वैल्यू 100 ना होके 65 मानी जाए, तो इसका मतलब हेयर कट होगा 35 का. तो हेयर कट क्या है? सिक्योरिटी की वैल्यू में कमी मान लेना, डिमोनेशन, उसमें कमी मान लेना, रिडक्शन मान लेना. तो दैट रिडक्शन इज कॉल्ड हेयर कट.
यस गुड, रिड्यूस्ड कोलेटरल वैल्यू, एकदम करेक्ट। चलिए, आपका कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक किसी भी प्रकार का, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन।